Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस. व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल. सेल में न्यूक्लियस सेल का बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है. और अगर हम इसकी पोजीशन को देखें तो एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर क्योंकि सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल होता है, इसलिए प्लांट सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होता, बल्कि वो सेंटर से हट के साइड पे प्रेजेंट होता है प्लांट सेल्स के अंदर. और टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट आर न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमैटिन. न्यूक्लियस का फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर इन्वेलप. न्यूक्लियर इन्वेलप इज़ अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियर इन्वेलप, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस की कवरिंग बनाता है, न्यूक्लियस को आसपास से कवर कर रहा होता है, उसकी बाउंड्री बना रहा होता है. तो इसमें 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसकी वजह से उसको डबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. और दोनों मेम्ब्रेन यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. पेरी न्यूक्लियर इसके नाम से पता चल रहा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के दरमियान वाली जो जगह है, जो कि दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में जो जगह होती है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, उस जगह को हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. और ये जो मेम्ब्रेन्स हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये लिपिड बाईलेयर से मिलके बनी होती हैं और इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं. तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की, तो आउटर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप के आउटर मेम्ब्रेन के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं. और राइबोसोम्स के अलावा आउटर मेम्ब्रेन के ज़रिए आउटर मेम्ब्रेन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट हुई होती है, जुड़ी हुई होती है. इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप में बहुत से पोर्स होते हैं, सुराख होती हैं, जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं. और ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं इनके अंदर एक ख़ास किस्म की स्पेशलाइज्ड किस्म की ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं. तो सबसे पहले हम बात करें न्यूक्लियर पोर की, तो न्यूक्लियर पोर जो मेम्ब्रेन्स की जो न्यूक्लियर पोर है, यहाँ पे जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन्स, यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं. पोर वाली जगह पे, सुराख वाली जगह पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों आपस में जुड़ जाती हैं. और ये जो पोर्स हैं इनके ज़रिए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज होता है. न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज का मतलब ये है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की तरफ चीज़ें जो हैं वो ट्रैवल करके आती हैं. तो इसमें जो एक्सचेंज होता है वो आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स का होता है. आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन जो है वो मूव करती हैं न्यूक्लियस से और जाती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर. इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनके अंदर सिग्नलिंग लिपिड्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मूव कर रहे होते हैं. आल्दो जो है स्मॉलर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो पोर्स में से खुद ही डिफ्यूज़ करके चले जाते हैं, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो खुद ही उसके अंदर से डिफ्यूज़ करके नहीं जा सकते, इसलिए उन्हें स्पेसिफिक किस्म के सिग्नल सीक्वेंसेस की ज़रूरत होती है और जिनके ज़रिए वो डिफ्यूज़ करते हैं न्यूक्लियोपोरिन के अंदर, और न्यूक्लियोपोरिन के ज़रिए वो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं या फिर न्यूक्लियस से बाहर आते हैं. तो इस तरह से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स तो सिंपली डिफ्यूज़ कर जाते हैं, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्पेसिफिक किस्म के सिग्नल सीक्वेंस की ज़रूरत होती है डिफ्यूज़ करने के लिए. न्यूक्लियस का सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म. Nucleoplasm is the transparent semi-fluid ground substance formed of a mixture of proteins, enzymes, free nucleotide and some metal ions. न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर एक ख़ास किस्म का ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है जिसके अंदर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, इंजाइम्स पाए जाते हैं. इंजाइम्स होते हैं डीएनए और आरएनए पॉलीमरेज के इंजाइम्स होते हैं इसके अंदर. इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और कुछ मेटल्स आइंस होती हैं. और ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए होती हैं.
इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। यही रीज़न है कि न्यूक्लियोप्लाज्म अपनी कंपोजिशन की वजह से, केमिकल कंपोजिशन की वजह से न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होता है। न्यूक्लियस का थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। और किसी भी सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलाई भी हो सकता है और एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई भी हो सकते हैं। और जो न्यूक्लियस है वो इंटरफेस के दौरान अपीयर होता है और जैसे ही सेल की डिवीजन स्टार्ट हो जाती है ये दोबारा से डिसअपीयर हो जाता है। अगर हम न्यूक्लियस की कंपोजिशन को देखें तो न्यूक्लियस में कुछ पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम ग्रैनुलर एरिया बोलते हैं। और ग्रैनुलर एरिया के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में सेंट्रल फिब्रिलर एरिया होता है। फिब्रिलर एरिया के अंदर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए पाया जाता है। और इस तरह से जो न्यूक्लियस है वो इन्वॉल्व होता है राइबोसोम्स की कंस्ट्रक्शन में। न्यूक्लियस का फोर्थ पार्ट है क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन इज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ डीएनए एंड एसोसिएटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्रोमैटिन जो है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और क्रोमैटिन जो है वो डीएनए और एसोसिएटेड प्रोटीन से मिलके बना होता है। और सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिन के जो फाइबर्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी कॉइलिंग स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, यानी आपस में कॉइल करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कॉइल होके एक सेपरेट किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स इतने थिक होते हैं कि आप इन्हें लाइट माइक्रोस्कोप से ईजिली देख सकते हैं। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखें तो कोई भी जो क्रोमोसोम है उसमें दो तरह के स्टैंड्स होते हैं। इन स्टैंड्स को हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। और ये जो क्रोमैटिड्स हैं ये आपस में एक पॉइंट पर अटैच हो रहे होते हैं। वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर दोनों क्रोमैटिड्स आपस में अटैच होते हैं उस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। और सेंट्रोमेयर जो है वो एक क्रोमोसोम के थिनर सेगमेंट में पाया जाता है। और वो सेगमेंट जहाँ पे सेंट्रोमेयर पाया जाता है उस सेगमेंट को कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेंट्रोमेयर एक ऐसी कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट करवाती है, यानी सेंट्रोमेयर के ज़रिए जो है क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है सेल डिवीजन के दौरान। और सेंट्रोमेयर के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स को बोलते हैं काइनेटोकोर। और ये जो काइनेटोकोर है यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शंस के ऑपोजिट साइड्स पे पाई जाती हैं, यानी कि जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है इसमें काइनेटोकोर इसके ऑपोजिट साइड्स पे पाई जाती है। और काइनेटोकोर जो है सेल डिवीजन के दौरान साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, वो साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। जो सेल डिवीजन के दौरान जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो आकर काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होती हैं। तो कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर एक और यूनियन का पॉइंट भी होता है क्रोमैटिड्स की लेंथ में, उस पॉइंट को कहा जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स आपस में यूनियन कर सकते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। और इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र भी कहा जाता है। और न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर्स और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से इंटरफेस के दौरान न्यूक्लियोलाई बनता है। तो होमोलोगियस क्रोमोसोम्स का जो पेयर होता है उनमें से एक क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज़र का जो रीजन है वो लाजमी होता है। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा क्रोमोसोम्स के जो एंड्स होते हैं वो बिल्कुल एक नोब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम बोलते हैं सेटेलाइट। और सेटेलाइट के अंदर यूज़लेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है, यानी कि ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जिसको हमने यूज़ नहीं करना, इसलिए उस डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं। तो जंक डीएनए पाया जाता है सेटेलाइट के अंदर। और क्रोमोसोम्स के जो टर्मिनल एंड्स होते हैं, बिल्कुल एंड वाले जो एंड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं टीलोमेयर्स। और टीलोमेयर्स क्या करते हैं, टीलोमेयर दोनों क्रोमोसोम्स को प्रिवेंट करते हैं अटैच होने से, ताकि जो है क्रोमोसोम कभी भी इन पॉइंट्स पर आपस में, टर्मिनल पॉइंट्स पर आपस में अटैच ना हो सकें। तो टीलोमेयर जो है वो क्रोमोसोम्स को अटैचमेंट से प्रिवेंट करते हैं।
यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमोसोम्स को स्टेन किया जाता है, यानी कि उसको कलर किया जाता है एसीटोकार्माइन से और एसीटोऑर्सिन से। तो यानी क्रोमोसोम्स को कलर किया जाता है उसको देखने के लिए। तो जब उसको हम क्रोमोसोम्स को कलर करते हैं तो क्रोमोसोम्स के बॉडी में से कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि थोड़े स्ट्रेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्योंकि वो थोड़े स्ट्रेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं इसलिए उनका जो कलर है वो भी लाइट होता है। तो ऐसे क्रोमोसोम्स के पार्ट जो कि थोड़े स्ट्रेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और इनका कलर भी लाइट अपीयर होता है, इन एरियाज़ को हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन। इसके अलावा क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रेन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और उनका जो कलर है वो भी डार्क शो हो रहा होता है, डार्क अपीयर हो रहा होता है। तो क्रोमोसोम्स के उन एरियाज़ को कहा जाता है हेट्रोक्रोमेटिन। और इसके अलावा हम क्रोमोसोम्स की जो पहचान होती है उनकी साइज़ और शेप के ज़रिए भी हो सकती है। I hope students you have gained the concept of nucleus and the 4 parts of nucleus. And if you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.